नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, मैं आप लोग को फिर से बता दूं दोस्तों, बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ। बिहार पुलिस में साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। तो साइंस के प्रश्नों पर विशेष फोकस करना है। इसीलिए मैं साइंस का टेस्ट सीरीज अलग आपको चला दिया हूँ, है ना। साथ ही साथ मैं टॉपिक वाइज भी आपको चीज़ उपलब्ध करा रहा हूँ। हर टॉपिक पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। साइंस का एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें साइंस के खाली क्वेश्चन मिलेंगे। बिहार पुलिस 19,838 साइंस, उसमें केवल साइंस के वीडियो मिलेंगे। बाकी हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ। तो इस बार कसम खा लीजिए कि हर हाल में आपको सिलेक्शन जो है वह लेना है। इसके लिए चाहे आपको जो भी करना पड़े। चलिए, प्रश्नों का लेवल सामान्य से मध्यम स्तर तक होगा, बहुत हाई प्रश्न नहीं होगा। हाई प्रश्नों का सीरीज अलग से लाऊंगा, एडवांस क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न पूछता है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम जो है वह किसकी इकाई है? ऊर्जा की, आवृत्ति की या तरंग दैर्ध्य की? तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्ध्य की इकाई है, यानी ऑप्शन संख्या ए। कार्य तथा ऊर्जा का जूल हो जाता है, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? मतलब सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का ताप तो नहीं, गैस का ताप तो नहीं, विकिरण मापा जाता है। विकिरण, जैसे सूर्य का आपको ताप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो पायरोमीटर से मापेंगे। और इससे उच्च ताप मापा जाता है, निम्न ताप नहीं मापा जाता है। ये भी ध्यान देना है, पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, विकिरण तापमापी ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि में दिशा होता है, अदिश राशि में दिशाहीन होता है। जैसे समय में कहीं कोई आपको दिशा लग रहा है? समय कितना समय हुआ, तो इसमें कोई दिशा आपको नहीं लग रहा है। आपकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भैया चाल है, कोई दिशा थोड़ी है। ये किधर किधर आपकी चाल है, दिशा नहीं है। तो ये भी अदिश। दूरी मान के चलिए 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर किधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसमें भी दिशा नहीं है। तो ये तीनों नहीं होगा। विस्थापन होगा, वह हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो चीजों को समझिए, बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। चलिए, लोलक घड़ी जो होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड उसका कैसे निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? काल अवधि। जो लोलक घड़ी होता है, क्या उसके द्रव्यमान पर करता है, कि लंबाई पर करता है, कि समय पर करता है, कि तापमान पर करता है? तो उसकी लंबाई पर करता है, प्रत्यक्ष रूप से लंबाई पर करता है ना। अगर तापमान बढ़ने से अगर उसकी लंबाई बढ़ रही है तो तापमान पर भी करेगा। लेकिन मुख्य रूप से आप अगर देखेंगे कि तापमान बढ़ने से अगर लंबाई बढ़ेगी तो मुख्य जो बात है वह हो जाता है लंबाई पर। अगर इस प्रकार का ऑप्शन आए तो लंबाई ही ध्यान देना है ना। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। चलिए, मथने के पश्चात, है ना, क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? जैसे आप घर में देखते होंगे, गांव देहात के होंगे तो अब तो आ गया है दूध मथने वाला मशीन। उसमें दही में मथिए तो वो अलग से मक्खन निकल जाता है। लेकिन पहले दादी उदी जो होती थी वह क्या करती थी? लकड़ी का बना होता था मथनी, उसी से मथ के और निकालती थी। तो दादी को साइंस का नॉलेज था, है ना। वो साइंस का नॉलेज था और मथ के वो मक्खन निकाल लेती थी। यह न तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह अपकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल नहीं, अपकेंद्रीय बल। ये आपको ध्यान देना है। कौन सा बल होता है भैया? तो ये अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल दो जगह आपको मिलेगा। एक जो होता है वो कपड़ा साफ करने, यानी कि वॉशिंग मशीन में, और एक ये दूध मथने वाला क्रीम। ये दोनों होता है आपका अपकेंद्रीय, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत मोटर में क्या होता है? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? नहीं। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदला जाता है? हो सकता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है? हो सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? नहीं। देखिए, समझिएगा, विद्युत वाला मोटर है,
ये कैसे चलेगा, इसको जब विद्युत मिलेगा तभी चलेगा, है ना। विद्युत से चलने वाला मोटर है। जैसे आपके घर में विद्युत मोटर होगा तो उसको बिजली मिलेगा तभी चलेगा ना, तो वो विद्युत ऊर्जा को ही बदलेगा। तो विद्युत ऊर्जा को या तो ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा या तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ऊष्मा में कौन सी बदलता है जानते हैं? ऊष्मा में बदलता है आपका जो बल्ब जल रहा है ना, वो विद्युत से वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, हीट उत्पन्न करेगा और उजाला उत्पन्न करेगा। लेकिन मोटर जब चलाएंगे तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। मोटर कहाँ ऊष्मा ऊष्मा थोड़ी उत्पन्न करेगा, ये नहीं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। छठा सी सही है आंसर। देखिए बहुत शानदार शानदार प्रश्न लाया हूं, अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, और सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं सारे। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है। फ्यूज में कैसा तार लगाया जाता है ना? क्या निम्न प्रतिरोध का तार कि उच्च प्रतिरोध का तार? तो देखिए समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। फ्यूज क्यों लगाया जाता है? जैसे यहां पर आपने टीवी लगा दिया है, ठीक, टीवी के पहले जो ये बोर्ड लगा है इसमें आप फ्यूज लगा दिए हैं कि भैया अगर हाई वोल्टेज आए तो ये फ्यूज उड़ जाए, यही ना। तो देखिए हाई वोल्टेज आए तो फ्यूज कैसे उड़ेगा? उसका गलनांक एकदम कम होगा कि थोड़ा सा भी बढ़े तो उड़ जाए। तो सबसे पहले तो कम गलनांक वाला देखिए, तो निम्न गलनांक वाला एक ये है और एक ये है, दोनों है निम्न गलनांक वाला। लेकिन 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 यहाँ उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध होगा तभी वो जल्दी गलेगा। कहने का क्या मतलब है कि जैसे बिजली को होल्ड वो ज्यादा देर तक करे, है ना। उच्च प्रतिरोध मतलब हाई वोल्टेज जब हो तो ये प्रतिरोध को खूब रोके, और जब रोकेगा उसका गलनांक कम होगा तो तुरंत गल जाएगा, है ना। ये वोल्टेज को वो अगर रोक ले रहा है, बहुत ज्यादा वोल्टेज को रोके, अब प्रतिरोध कम रहेगा, रोकवे नहीं करेगा तो सड़ से पहुंच जाएगा टीवी के पास। तो इसको रोकना है। अगर रोकता है, ये रोकने के बाद देखिए गलनांक इसका निम्न है, ये तार गल जाएगा, टीवी तक लाइन पहुंच ही नहीं पाएगा, टीवी बच जाएगा। तो उच्च प्रतिरोध और गलनांक जो है वह निम्न, ये ध्यान देना है आपको। इसमें आपने एक चीज और देखा होगा कि फ्यूज का जो तार होगा, देखिए मैं समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर टीवी लगा है, ठीक ना, ये टीवी लगा है, यहाँ पर फ्यूज लगा है। तो फ्यूज में जो तार होता है वो एकदम महीन पतला लगाता है, सिंगल तार लगाता है। जानते हैं क्या सिंगल लगाता है? क्योंकि सिंगल तार अगर लगाएगा तो उसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, ज्यादा प्रतिरोध वाला। अगर मोटा प्रतिरोध का मतलब क्या समझ रहे हैं? रोकना, है ना। प्रतिरोध का मतलब भैया विरोध, रोकना। मोटा तार अगर लगाएगा तो मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है, तो प्रतिरोध कम होगा, जब बिजली को ये रोक ही नहीं पाएगा, ये तो सड़ से आगे चला देगा, है ना। तो ऐसा तार रखना है कि प्रतिरोध उसका ज्यादा हो, वो रोकेगा, प्रतिरोध रोकेगा तो तार गर्म होगा, और गर्म होगा तो गल जाएगा तो आगे नहीं पहुंचेगा। इसलिए पतला तार का प्रयोग करते हैं। पतला तार का प्रतिरोध जो होता है वह ज्यादा होता है। चलिए, रेडियो एक्टिविटी, जी हाँ, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था तो बैक्यूरेल याद रखिएगा, बैक्यूरेल के द्वारा। अच्छा प्रश्न है, पूछता है जल का वाष्प में परिवर्तन है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताया हूं सीधा सा भाषा में। अगर जो चीज पुनः अपने स्थिति में आ जाए वह भौतिक परिवर्तन है, अपनी स्थिति में न आए तो रासायनिक परिवर्तन। तो जल से वाष्प बना दिए, ठीक ना, और वाष्प ठंडा होकर तो फिर जल बन ही जाएगा, यानी कि जल से वाष्प और वाष्प से जल, तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब आलू का बना दिए चोखा। अब पूछ दे कि आलू का चोखा बनना कैसा परिवर्तन है? तो आलू से बना दिए चोखा। अब चोखा से आलू बना पाएंगे? चोखा कितनों करेंगे तो आलू नहीं बनेगा, यानी चोखा बन गया, अब ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, जब अपने वापस रूप में ना आए तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। चलिए, माइका नहीं है, माइका है, माइका, ठीक ना। माइका, जो माइका होता है, तो माइका क्या है पूछ रहा है। माइका मतलब है, वो ऑप्शन के अनुसार देखिए क्या होता है। चलिए, माइका कह रहा है उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। तो जी हाँ, माइका जो है वह उष्मा का चालक होता है, हीट का वो चालक होगा, उष्मा का चालक होगा, लेकिन विद्युत उसमें नहीं पास हो पाता है। तो ये ध्यान देना है, माइका का एक खासियत है, उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक।
चलिए 11वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का कोई आप सामान रखिए, हवा में रख देंगे ना तो वो फीका हो जाएगा। फीका मतलब मलिन टाइप का हो जाएगा। वह क्यों हो जाता है? तो जो वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड से वो अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन करके, और उसका पीतल का रंग जो होता है वो फीका हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए एल्युमिनियम का जो पृष्ठ होता है, जैसे ये अल्मुनिया है, अल्मुनिया का कोई बर्तन है तो इसका जो सतह है ना, यह प्राय एनोडीकृत होता है, एनोडीकरण हो जाता है उसका। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाना। एल्युमिनियम ऐसा चीज है ना कि वो अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित रहता है। एल्युमिनियम अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित हो जाता है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड का उस पर निक्षेपित हो जाता है। पेंसिल, पेंसिल आप देखे हैं ना, जो बचपन में आप पढ़ते थे नटराज या फिर जो भी पेंसिल रहा होगा, तो उसका जो लीड होता है, ये जिससे आप लिखते हैं, वह क्या होता है? तो वह होता है ग्रेफाइट। जी हाँ, यह कार्बन का अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट है ना। एक और भी है बंकमिस्टर फ्लोरीन C60 है ना। तो ये जो ग्रेफाइट है ना, यह विद्युत का चालक होता है। कभी इसको मतलब विद्युत से वो मत करिएगा, लगाइएगा मत, नहीं तो करंट लग जाएगा, क्योंकि विद्युत का चालक है कार्बन का। कोयला नहीं है लेकिन ग्रेफाइट है, तो ध्यान देना है। चलिए निम्न में से कौन फोटोग्राफी में उपयोगी होता है? तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। जी हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए 15 नंबर सवाल। बहुलक वह बहुलक जो मुख्यतः न चिपकने वाले यानी नॉनस्टिक सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। आजकल आप नॉनस्टिक बर्तन देखे हैं तो उसमें क्या होता है कि इसका प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। अच्छा, नॉनस्टिक मतलब क्या होता है? न चिपकने वाला। मैंने सुना है कि कोई टीचर हैं जो बता रहे हैं कि नॉनस्टिक का मतलब होता है कि स्टिक मतलब छड़ी, नॉन मतलब नहीं, मतलब उसमें छड़ी नहीं हो पकड़ने वाला लकड़ी का, इस तरीके से बता रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है, ठीक ना। हो जाता है, गलती सबसे हो जाता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन गलती से सीखना चाहिए ना। तो नॉन स्टिक मतलब क्या कि ना चिपकने वाला, ये ना कि स्टिक मतलब छड़ी, ये मत समझिएगा, ठीक ना। गलतियां हर किसी से होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सीख लेना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए हमेशा इंसान को। तो नॉनस्टिक का मतलब न चिपकने वाला। अब आप देखते हैं बर्तन आ गया है, खाना बन रहा है, उसमें तेल पानी डालिए, वो नहीं चिपकेगा, नॉनस्टिक है। तो उसमें टेफ्लॉन का जो होता है लेप होता है, परत होता है ना। ये ध्यान देना आपको। चलिए आगे चले 16वें पर। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल और डीजल को अगर आप अधूरा जलाएंगे, पूरा दहन नहीं होगा, तो वह बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए सिनकोना, नाम तो सुना नहीं होगा आपने, या सुना है आपने? सुना है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। सिनकोना की छाल से ही मलेरिया की दवा बनती है, मलेरिया रोधी बोलते हैं इसको। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्थापित किया है वो क्या है? तो क्लोरोक्वाइन है ना, या क्लोराक्विन कहते हैं कभी, क्लोराक्विन या क्लोरोक्वाइन, यही औषधि बनता है सिनकोना की छाल से। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बनता है, यहाँ पूछा जाता है। चलिए 19 नंबर सवाल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में ये फाइबर कॉमर्स पैदा करता है, वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वह जब प्यूपा अवस्था में होता है ना रेशम का कीड़ा, तभी वो फाइबर कॉमर्स आपको उपलब्ध कराना शुरू कर देता है। चलिए 20वां प्रश्न बहुत ही शानदार है, पूछता भी है। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन के जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, इसका प्रतिपादन किया था मैकिलटॉक ने। किसने? मैकिलटॉक ने, बारबरा मैकिलटॉक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। चलिए 21 नंबर सवाल। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को जो उत्पन्न करता है वो क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र से बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में भी प्रश्न आता है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये चार में से कौन सा एक लवण है जो मानव हड्डी में है ना, जो मानव की अस्थि है, इस अस्थि में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? कौन सा है भैया? मैग्नीशियम है कि कैल्शियम है? अब ये तो आप जानते हैं कि कैल्शियम है, बट कैल्शियम कार्बोनेट है कि कैल्शियम फास्फेट है? फास्फेट है। तो याद रखिए कैल्शियम फास्फेट, याद रखना है कैल्शियम फास्फेट। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो, लड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भैया? तो एड्रीनलिन की, एड्रीनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन। ओके चलिए, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन, वह हार्मोन जो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका नाम है एथिलीन या एथिलाइन। कभी एथाइलिन भी कहीं कहीं मिल जाएगा, एथिलीन आपको याद रखना है। एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। चलिए 25वां सवाल, जापानी इंसेफेलाइटिस, जी हाँ, जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी रोग है, यह होने का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फंगस, है ना, जीवाणु या परजीवी या विषाणु? कौन है भैया कि कवक है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वह वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है, याद रखिएगा, वायरस के द्वारा। चलें आगे, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आंख के किस भाग में डार्क पॉइंट या अंध बिंदु, कहे कहीं हिंदी में दे देगा अंध बिंदु, या येलो पॉइंट या पीला पॉइंट दे देगा, कि आंख के किस भाग में? तो वह होता है दृष्टि पटल, है ना, रेटिना, रेटिना में ही वह पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए एक प्रश्न ये बढ़िया है, इसी के तर्ज पर एक प्रश्न पूछा था कि गन्ने में रेड रॉट रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है ना, या किस फंगस के या बैक्टीरिया के कारण होता है, ऐसे पूछा था बिहार पुलिस में, पिछली बार पूछा था 21,391 वाला में। तो ये आलू में ब्लैक हार्ट रोग होने का कारण है ऑक्सीजन की कमी, याद रखना है, ऑक्सीजन की कमी ब्लैक हार्ट रोग होने का कारण है आलू में। 27 प्रश्न थे। देखिए जितना प्रश्न लगभग बिहार पुलिस में पूछता है, मैं उतने ही प्रश्नों का सीरीज ला रहा हूँ साइंस का, है ना, लगभग 25, 20, 27 ऐसे ही पूछता है, तो उतने प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। इतना सेट मैं करा दूंगा, साइंस का खाली लगभग आपको 100 सेट करा दूंगा, लगभग 2,500 से ऊपर प्रश्न, 3,000 के बीच में प्रश्न आप कर लेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें आपको 25 प्रश्न, सब प्रश्न आएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इतना प्रश्न मैं करा दूंगा ना एनसीईआरटी का कि आपको बाहर नहीं जाएगा, साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं जाएगा, अगर इस सेट को देख लेंगे सबको तब। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करिएगा, शेयर करिए, तभी थोड़ा सपोर्ट होगा हमको, और फिर मैं और भी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।